नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं आप सब खूब स्वस्थ हैं, खूब मस्त भी हैं और आप सब अपनी तैयारी में पूरी शिद्दत, पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ व्यस्त भी हैं। मित्रों, तैयारी आप TGT 8 की कर रहे हैं, जिसका पेपर डेट आप भी जानते हैं। एग्ज़ाम डेट ये 18 और 19 दिसंबर है। 18 और 19 दिसंबर है, तो इसकी तैयारी में आप व्यस्त हैं। व्यस्त रहिएगा, व्यस्तता ज़रूरी भी है और देखना भी चाहिए, क्योंकि पदों की संख्या कम है और जो है नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हैं। पद 148 है और फॉर्म लगभग 80,000 प्लस फॉर्म पड़ा हुआ है। तो इसमें अगर आपको अपना एक पद सुनिश्चित करना है तो आप खुद गुणा भाग कर सकते हैं कितना आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। क्वेश्चंस कहीं से भी बन सकते हैं। सिलेबस तो आपके सामने दे दिया गया है, लेकिन सिलेबस से इधर भी डाटा पूछ लिया जाता है, तो उसको भी आपको पढ़ने की आवश्यकता है। जब अच्छे से आप मेहनत करेंगे, उसे कवर करेंगे, तब आपके दिमाग में बात जाएगी कि हाँ, हमें ये भी पढ़ना है। अन्यथा डाटा तो कहीं से भी घुमा ही देता है। जैसे जैन धर्म, आप जानते हैं जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। जैन धर्म के जो संस्थापक होते हैं, पहला नाम होता है आदिनाथ, या जिसे ऋषभ देव कहा जाता है। वृषभ उनका बैल प्रतीक चिन्ह होता है। उसके बाद अजित नाथ आते हैं, फिर शंभुनाथ आते हैं, फिर अभिनंदन नाथ आते हैं, फिर सुमित नाथ आते हैं, पद्मनाभ नाथ आते हैं। ऐसे सभी लोग बढ़ते जाते हैं, तो लास्ट में पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर होते हैं। सांप का फन उनका प्रतीक चिन्ह है। और 24वें तीर्थंकर जो बनते हैं वो महावीर स्वामी बनते हैं या फिर वर्धमान बनते हैं। उनका प्रतीक चिन्ह सिंह होता है। परीक्षाओं में क्वेश्चंस पूछा जाता है कि इसका प्रतीक चिन्ह क्या है। मित्रों, तो डाटा हर एक जगह से पूछा जा सकता हो सकता है आपसे पारसी धर्म के संस्थापक का नाम पूछ ले। जरथुस्त्र अगर नाम याद है तब आप लगा पाएंगे। इस्लाम धर्म का हज़रत मोहम्मद साहब। आप ईसाई धर्म की बात करेंगे, ईसा मसीह का नाम आएगा। शैव धर्म की बात करेंगे, भगवान शिव के उपासक को शैव धर्म के साथ जोड़ा गया है। तो सबका अलग अलग होता है, डाटा पूछा जा सकता है। इसी क्रम में आज जो हम क्लास करने वाले हैं, इस क्लास में हम कुछ संस्थाएं हैं जिनसे जुड़े हुए कुछ कलाकार हैं, जिनकी स्थापना के बारे में, उनसे जुड़ाव क्या रहा, क्या उपलब्धि है, उनके बारे में पढ़ते हैं। आइए क्लास पे चलते हैं। इसका स्थापना हुआ इस ग्रुप का उदयपुर अरे भैया उदय प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप मुंबई के शिथिल होने के पश्चात 1957 में बॉम्बे ग्रुप अस्तित्व में आया। इसमें पैग के कुछ पूर्व सदस्य जैसे हैब्बर हैं, आरा है, गौड़े हैं। इनके अतिरिक्त SD चावड़ा, DG कुलकर्णी, VS गोयतोंडे, मोहन सामंत और SP फॉलसीलकर के साथ बाबूराम शांडे वेलकर और हरकृष्ण लाल जो है इस ग्रुप के सदस्य बनते हैं। इस ग्रुप द्वारा 6 विशाल कला प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाता है। मित्रों, के हेबार दिन प्रतिदिन के जीवन के कृष्ण केंटागिरी हेबार दिन प्रतिदिन के जीवन की घटनाओं का चित्रण असाधारण संयोजन तथा रंगों का विशिष्ट टेक्सचर के माध्यम से करते हैं। पालसीकर ने विचित्र, रहस्यात्मक, भावपूर्ण के साथ साथ भारतीय शैली का विकास भी किया है। मोहन सामंत ने आकारहीन संयोजन में गुण विषय वस्तुओं को जो है अपना लक्ष्य माना है। गांडे ने विषय वस्तुओं में टेक्सचर का प्रयोग किया है। और हरकृष्ण लाल ने अभिव्यंजनावादी प्रभाव लिए हुए भूदृश्यों का चित्रांकन चटक रंगों में किया है। गोयतोंडे ने अमूर्तन्य के तत्वों का महत्व दिया है। बॉम्बे ग्रुप के कलाकारों ने आधुनिक शैली, विशेषतः अमूर्त अभिव्यंजनावादी शैली को विशेष महत्व दिया है। अकबर पदमसी, जहांगीर छाबरावाला, तैयब मेहता, होमी पटेल आदि ने भी बॉम्बे ग्रुप में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 1962 की बात आती है तो लगभग यह ग्रुप जो है निष्क्रिय हो जाता है। 62 में अस्तित्व में कब आता है? तो अस्तित्व में आप जानते हैं कि बॉम्बे ग्रुप अस्तित्व में आता है 1957 के आसपास, और 62 में ये पूर्ण रूप में लगभग 5वें साल अस्तित्व विहीन हो जाता है, यानी निष्क्रिय हो जाता है। और आगे चले, अगला ग्रुप आता है तुलिका कलाकार परिषद, जो उदयपुर में एस्टेब्लिश होता है 1958 में। 1958 में यह परिषद नियमित वार्षिक प्रदर्शनी के अतिरिक्त देश के विभिन्न राज्यों में भी समूह और एकल प्रदर्शनियां जो है कर चुकी है। तुलिका कलाकार परिषद संस्थापक मंडल में 4 दूरदर्शी कल्पनाशील व्यक्ति थे। शिक्षा शास्त्री VV जॉन, सुविख्यात कलाकार गोवर्धन लाल जोशी,
परमानंद चुएल और मोनी शान्याल, ये चारों लोग मिलकर के फाइनली तुलिका कलाकार परिषद की स्थापना किए थे। राजस्थान में यह सर्वप्रथम पंजीकृत कलाकार ग्रुप होता है। तो राजस्थान में सबसे पहले पंजीकृत ग्रुप कौन होता है मित्रों? तो वो आपका तुलिका कलाकार परिषद होता है। इस ग्रुप का उद्देश्य कलाकारों को एक मंच पर संगठित करना, प्रदर्शनी आयोजित करना, सेमिनार और वैचारिक आदान प्रदान के लिए करना और उसके साथ जो है कला, कलाकार और दर्शकों में तादात्म्य स्थापित करना भी रहा है। तो ये तो आपके तुलिका कलाकार परिषद की बात हो गई। अब ग्रुप 1890 की बात कर लेते हैं। ग्रुप 1890 नाम होता है ग्रुप 1890। 1962 में दिल्ली और मुंबई के कुछ कलाकारों की बैठक भावनगर गुजरात में होती है। ग्रुप 1890 की स्थापना जे स्वामीनाथन ने की। ये शब्द कई बार पूछा गया आपकी परीक्षा में, इस पे डबल स्टार रखिएगा। ग्रुप 1890 का नाम देने के पीछे क्या कारण था? यह जिस भवन में स्थापित हुआ था उसका मकान नंबर 1890 था, इसलिए इस ग्रुप का नाम 1890 हो गया। ग्रुप 1890 की स्थापना किसके मकान पर हुई थी? तो जे पांड्या के मकान पे 1890 में नहीं हुई है भाई। ग्रुप का जो 1890 है ये आपका 1963 में अस्तित्व में आता है, याद रखिएगा। मकान नंबर 1890 होता है, इसलिए इसका नाम ग्रुप 1890 हो जाता है। ग्रुप 1890 को अनौपचारिक रूप से, अनौपचारिक, अरे भैया औपचारिक रूप से स्वीकृति जो है 1963 में नई दिल्ली में मिल जाती है। ग्रुप 1890 का कैटलॉग अति यथार्थवादी कवि और मैक्सिको के राजदूत ऑक्टेवियो पाज ने किया था मित्रों। ग्रुप 1890 के सदस्यों की प्रथम और अंतिम प्रदर्शनी 1963 ईस्वी में रविंद्र भवन दिल्ली में हुई है, जिसका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ग्रुप 1890 में कुल 12 सदस्य शामिल होते हैं मित्रों। 12 सदस्य का नाम आप पहले अच्छे से देखो। 12 सदस्य में कौन कौन होता है? जे स्वामीनाथन होते हैं, जयराम पटेल होते हैं, राजेश मेहरा होते हैं, गुलाम मोहम्मद शेख होते हैं, राघव कनेरिया होते हैं, हेमंत शाह होते हैं, ज्योति भट्ट होते हैं, अंबादास होते हैं, एम रेड्डप्पा नायडू होते हैं, बालकृष्ण पटेल होते हैं, एस.जी. निगम होते हैं और एरिक वोवेन होते हैं। तो यही 12 लोग मिलकर के ग्रुप 1890 की स्थापना करते हैं। अब जे स्वामीनाथन का नाम आप कई जगह देख चुके हैं, तो थोड़ा सा जे स्वामीनाथन के बारे में पढ़ लिया जाए। जे स्वामीनाथन की अगर बात आती है मित्रों, तो इनका कार्यकाल जो है 1928 से 1994 तक होता है। जगदीश स्वामीनाथन का जन्म 21 जून 1928 को शिमला हिमाचल प्रदेश में हुआ था। जे स्वामीनाथन मूलतः तमिल के थे। इनकी जो आरंभिक शिक्षा है ये शिमला में हुई। जे स्वामीनाथन कला शिक्षा दिल्ली पॉलिटेक्निक में सैलोज मुखर्जी और भावेश चंद्र सान्याल के निर्देशन में करते हैं। जीवन के आरंभिक समय में स्वामीनाथन भारतीय कार्टूनिस्ट पार्टी से भी जुड़ जाते हैं। भारतीय कार्टूनिस्ट पार्टी, अरे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ते हैं भाई। 1950 के दशक में स्वामीनाथन ने लेफ्ट पत्रिका में प्रचारक या पत्रकार के रूप में कार्य किया। उसके साथ कला आलोचक के रूप में भी कार्य किया है। तो 1950 के आसपास लेफ्ट पत्रिका में पत्रकार और आलोचक के रूप में जो है कार्य किए हैं। जे स्वामीनाथन इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट के न्यासी और इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशंस के मेंबर भी रहे। 1963 ईस्वी में जे स्वामीनाथन के नेतृत्व में कलाकार ग्रुप 1890 की स्थापना हो जाती है। मजदूर आवाज नामक कला पत्रिका का संपादक जे स्वामीनाथन ने किया है। जगदीश स्वामीनाथन ग्राफिक कलाओं के अध्ययन के लिए जो है वारसा यानी पोलैंड भी जाते हैं। जगदीश स्वामीनाथन ने 1966 में दल के प्रचार के लिए कांट्रा पत्रिका का प्रकाशन भी किया है। जे स्वामीनाथन की चित्रकला, मूर्तिकला, ग्राफिक कला, लेखन और पत्रकारिता में जो है समान अधिकार है, यानी इस पे महारत हासिल है। 1890 में जे स्वामीनाथन को भारत भवन भोपाल के रूपांकर संग्रहालय स्थापित करने हेतु भी आमंत्रित किया गया था। भारत भवन आप जानते हैं भोपाल में है, उसका रूपांकन संग्रहालय बनाने के लिए भी बुलाया जाता है। जे स्वामीनाथन ने ओम, स्वास्तिक, कमल, लिंग, सर्प और हाथ के छापा का प्रयोग किया, जिसमें बड़े अक्षरों तथा गहरे तीखे रंगों का गाढ़ा प्रयोग किया गया। जगदीश स्वामीनाथन काल्पनिक ज्यामितीय चित्रण करते थे। इस चित्रों में उन्होंने अंतरिक्ष की ज्यामिति भी कहा है। जे स्वामीनाथन ने आदिवासी लोक शैली कला रूपों का सुंदर जो है संग्रह रूपांकर कला संग्रहालय के रूप में भी स्थापित करने का काम किया है। जे स्वामीनाथन गौड़ व भील जाति के लोक कलाकार को भी प्रोत्साहित करने का काम किए हैं। तो गौड़ और भील जाति की लोक कलाकारों को जो है लोक कलाओं का भी प्रोत्साहन करने का काम जे स्वामीनाथन का रहा है। 1981 में जगदीश स्वामीनाथन ने युवा गौड़ आदिवासी लोक कलाकार
जनगण सिंह श्याम को भारत भवन में परिचय करवाया था? यानी परिचय करवाने की बात हो गई बहुत आगे, इनको कई लोगों से परिचय करा दिए, यानी इनका उत्साहवर्धन कर दिए, तो अच्छी बात है। 1982 में जनगण सिंह श्याम को भारत भवन में ग्राफिक आर्टिस्ट की नियुक्ति भी हो जाती है और जनगण सिंह श्याम जो है गौण कलाकारों में कागज व कैनवास पे जो है चित्रण करने वाले प्रथम कलाकार बताए जाते हैं। स्वामीनाथन की कलाकृतियों में कैलीग्राफी का प्रभाव देखने को मिलता है। जे स्वामीनाथन के प्रमुख चित्रों में बर्ड एंड माउंटेन की बात है, लिली बाई माई बड़ो की बात है, मैन गम की बात है, अनंत यात्रा की बात है, श्री गणेश की बात है, ट्राइबल सीरीज की बात है, ट्राइबल मोडेप्स की बात हो रही है, वर्ड एंड ट्री की बात हो रही है, माउंटेन सीरीज की बात हो रही है, मिनिएचर पेंटिंग की बात हो रही है और जर्नी वन की बात हो रही है। तो ये सब दृश्य जो है जे स्वामीनाथन के द्वारा बनाया गया है। याद रखिएगा, जे स्वामीनाथन 1994 में दुखद निधन होता है, शांत हो जाते हैं, तो ये बात भी आपको याद रखना है। ये तो नाम जे स्वामीनाथन का हो गया, जो ग्रुप 1890 में संस्थापक सदस्यों के रूप में जाने जाते हैं। आगे चलें, कलाकार का और नाम पढ़ते हैं, जयराम पटेल। इनका जो टाइम पीरियड है वो 1930 से 2016 तक का होता है मित्रों। जयराम पटेल 20 जून 1930 को गुजरात के सोजित्र में फाइनली इनका जन्म हुआ है। जयराम पटेल 1950 से 1955 के मध्य जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई में कला की शिक्षा लेते हैं। जयराम पटेल 1957 से 1962 तक सेंट्रल स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स लंदन में जो है टाइपोग्राफी और पब्लिसिटी डिजाइन का प्रशिक्षण लेते हैं। जयराम पटेल 3 भित्तीय माध्यमों में सृजन करते थे मित्रों, 3 भित्तीय माध्यम में सृजन करते थे। एक तो श्वेत साम रेखांकन, बोर्ड और कैनवास पे चित्रण, और ब्लोटार्च ऑनबोर्ड, जो कला क्षेत्र में अपनी पृथक पहचान रही है उस पे भी काम किए। जयराम पटेल 2 भिन्न माध्यमों में विशिष्ट कार्य करते थे। स्याही से कागज पर रेखांकन और लकड़ी और धातु प्लेट पे रिलीफ का भी काम बहुत बढ़िया रहा है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद और ऑल इंडिया हैंडलूम बोर्ड, उसके साथ स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर अहमदाबाद में भी डिजाइन कंसल्टेंट के रूप में जो है जयराम पटेल ने अपनी सेवा दी है। वह प्रसिद्ध कलाकार जो अपनी जली जलाई लकड़ी के शिल्पों के लिए प्रसिद्ध था मित्रों, यही लाइन आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, तो जयराम पटेल ही थे। जली जलाई लकड़ी पे खूब ज़्यादा काम किए। आप जानते हैं 2016 में इनका दुखद निधन हुआ है। आगे बढ़ते हैं, ज्योति भट्ट की बात करते हैं। तो ज्योतिन्द्र मानशंकर भट्ट, जिसे ज्योति भट्ट के रूप में जाना जाता है, इनका जन्म 12 मार्च 1934 को भावनगर गुजरात में हुआ था। ज्योति भट्ट को सुप्रसिद्ध चित्रकार, प्रिंट मेकर और ग्रामीण भारतीय संस्कृति के छापा चित्र या छाया चित्र प्रलेखीकरण करने वाले कलाकार के रूप में भी जाना जाता है। ज्योति भट्ट की कला शिक्षा 1953 ईस्वी से 1956 ईस्वी के मध्य एमएस विश्वविद्यालय बड़ौदा में हुई है। ज्योति भट्ट 1953 में वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान के भित्तीय चित्रण का प्रशिक्षण भी लेते हैं। ज्योति भट्ट 1964 से 1966 ईस्वी में प्रांत इंस्टीट्यूट न्यूयॉर्क ग्राफिक कला का प्रशिक्षण भी लेने गए थे। 1985 ईस्वी में ज्योति भट्ट हेलोग्राफी के मूलभूत सिद्धांतों का अध्ययन हेतु भी लंदन जाते हैं। ज्योति भट्ट का प्रारंभिक सृजन जो है पोप कला के समान आकर्षक और रंगीन रहा है मित्रों। ज्योति भट्ट का प्रिय माध्यम जो है वो प्रिंट मेकिंग रहा है, प्रिंट मेकिंग था। ज्योति भट्ट विभिन्न माध्यमों में एचिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग, सेरीग्राफी, फोटोग्राफी, हेलोग्राफी, चित्रण का म्यूरल आदि में भी सिद्धस्त रहे हैं, यानी इस पर भी खूब ज्यादा काम किए। पेंटिंग, ग्राफिक, फोटोग्राफी ज्योति भट्ट का महत्वपूर्ण माध्यम बताया जाता है। वर्तमान में ज्योति भट्ट बड़ौदा में डिजिटल प्रिंटिंग और होलोग्राफी में भी कार्य कर रहे हैं। ज्योति भट्ट 2019 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से अलंकृत भी हो चुके हैं। ज्योति भट्ट की प्रसिद्ध कलाकृतियों की अगर बात करते हैं, लैंपस आता है, स्टिल लाइफ आता है, विद पेरट आता है, प्रॉब्लम आता है, वणी थणी आता है, ऑफ फेस की बात हो रही है, राम की बात हो रही है, वर्षा ऋतु की बात हो रही है, जल की बात हो रही है, थल की बात हो रही है, नभ की बात हो रही है, तोताराम जी की बात हो रही है, हरिजन गर्ल्स की बात हो रही है और पैटर्न्स की बात हो रही है। तो ये सब बढ़िया जो रचनाएं हैं ये ज्योति भट्ट की अच्छी रचनाओं में शुमार है। नाम याद रखना है, 12 मार्च 1934 भावनगर गुजरात में जन्म हुआ और वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान से भित्तीय चित्रण को जो है सीखने का काम किया। और आगे चला जाए, कलाकार और अंबादास 1922 से 2012 तक का इनका टाइम पीरियड होता है। अंबादास का जन्म अकोला महाराष्ट्र में 1922 में हुआ था। अंबादास ने कहाँ रहकर कार्य किया? तो दिल्ली में रहकर के फाइनली कार्य किया। अंबादास कब भारत छोड़ करके ओस्लो यानी नॉर्वे में बस गए? तो वर्ष 1972 में बस गए थे। अमूर्त चित्रकार के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो अंबादास का नाम अमूर्त कलाकार के रूप में, अमूर्त चित्रकार के रूप में जाना जाता है।
अंबादास किस पश्चिमी कलाकार के चित्रण कार्य से काफी प्रभावित थे? तो विंसेंट वैन गॉग और कांडिंस्की के प्रभाव से बहुत ज्यादा प्रभावित रहे। अंबादास की अगर बात आती है तो अंबादास महाराष्ट्र से दिल्ली कब आए मित्रों? तो 1960 में आ गए। अंबादास किस कलाकार समूह के सदस्य होते हैं? तो ग्रुप 1890 के सदस्य होते हैं अंबादास। अंबादास हो जाएं, एस जी निगम हो जाएं, एरिक वावेन हो जाएं, एम डेरप्पा नायडू हो जाएं, ये सब आपके ग्रुप 1890 के सदस्य हैं। अंबादास चित्रकला का डिप्लोमा कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई से प्राप्त करते हैं। अंबादास के प्रमुख चित्रों की अगर बात आती है तो पहरेदार कैनवास पे तैलीय माध्यम में बनाया है 1966 में, बढ़िया रचना है। समय की तलछट, बढ़िया रचना है, कैनवास पे तैलीय माध्यम में अंबादास ने बनाया है। और रूप भेद की अगर बात आती है, कैनवास पे तैलीय रंग में बनाया है और अंबादास का बढ़िया दृश्य होता है। तो ये भी नाम अंबादास का हो गया। और आगे चलते हैं, गुलाम मोहम्मद शेख की बात आती है। GM शेख, गुलाम मोहम्मद शेख की अगर बात आती है मित्रों 1937 में इनका जन्म होता है। GM शेख का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो 16 फरवरी 1937 को सुरेंद्रनगर गुजरात में इनका जन्म हुआ। GM शेख किस रूप में प्रख्यात है मित्रों? तो अंतर्राष्ट्रीय चित्रकार, लेखक और कला समालोचक के रूप में भी नाम जाना जाता है। गुलाम मोहम्मद शेख ने कला अध्ययन किया तो प्रारंभ में ललित कला संकाय बड़ौदा, तत्पश्चात रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लंदन में इन्होंने कला शिक्षा ग्रहण की। गुलाम मोहम्मद शेख ने 1960 में अपना करियर की शुरुआत किस रूप में की मित्रों? तो 1960 में GM शेख ने चित्रों की पहली एकड़ प्रदर्शनी भी जहांगीर आर्ट गैलरी में लगाई। और अपने करियर की अगर शुरुआत की बात आती है तो ललित कला संकाय MS विश्वविद्यालय बड़ौदा में कला शिक्षक के रूप में ये अपनी करियर की स्टार्टिंग करते हैं। 1987 से 2002 तक गुलाम मोहम्मद शेख शिकागो कला संस्थान में विजिटिंग आर्टिस्ट के रूप में भी कार्य किए हैं और ग्रुप 1890 के सक्रिय सदस्य GM शेख होते हैं, गुलाम मोहम्मद शेख होते हैं। आप जानते हैं जे स्वामीनाथन हो गए, जयराम पटेल हो गए, राजेश मेहरा हो गए, गुलाम मोहम्मद शेख हो गए, राघव कनेरिया हो गए, हेमत शाह हो गए, ज्योति भट्ट हो गए, अंबादास हो गए, ये सब नाम जो है ग्रुप 1890 से ही जुड़ा हुआ है। और आगे चला जाए तो आगे कहा जाता है गुलाम मोहम्मद शेख। गुलाम मोहम्मद शेख कला शिक्षक और कला इतिहासकार भी थे मित्रों। विख्यात चित्र कश्मीर, कश्मीर किसका? शाही कुला स्याही 2005 में है, GM शेख के द्वारा बनाया गया। कौन कलाकार? मैम्पा मुंडी दुनिया का मध्य यूरोपीय नक्शा श्रृंखला पे कार्य किया मित्रों, तो गुलाम मोहम्मद शेख ने कार्य किया। नीली तस्वीर जिसमें कहत कबीर शीर्षक वाले प्राकृतिक दृश्य को जैसे छोटे छोटे मानव आकृतियों को चित्रित किया गया है, इनकी रचना है, तो गुलाम मोहम्मद शेख की बढ़िया रचना बताई जाती है। वर्ष 2003 का कागज पर गुआश माध्यम, वर्ष 2003 का कागज पर गुआश माध्यम में निर्मित चित्र एक अचंभा देख रे भाई चित्र का चित्रकार कौन है? तो GM शेख हैं, गुलाम मोहम्मद शेख हैं। गुलाम मोहम्मद शेख अपनी कलाकार पत्नी नीलिमा शेख के साथ कहाँ रहते हैं मित्रों? तो बड़ौदा में रहते हैं। गुलाम मोहम्मद शेख को ललित कला अकादमी नई दिल्ली का राष्ट्रीय पुरस्कार कब मिलता है? 1962 में दिया जाता है। पद्म श्री पुरस्कार गुलाम मोहम्मद शेख को कब दिया जाता है मित्रों? तो पद्म श्री का सम्मान गुलाम मोहम्मद शेख को 1983 के आसपास दिया जाता है। कालिदास सम्मान की अगर बात आती है गुलाम मोहम्मद शेख को कब दिया गया मित्रों? तो 2002 में दिया गया। गुलाम मोहम्मद शेख को कला क्षेत्र में पद्म भूषण से सबको नवाजा गया मित्रों, तो पद्म भूषण इन्हें 2014 के आसपास दिया जाता है। शेख द्वारा लिखित 1994 में गुजराती कविताओं का संग्रह क्या होता है? तो अथवा होता है, अथवा याद रखिएगा। और आगे चलते हैं तो किस कलाकार के घर जतन शीर्षक के गद्य श्रृंखला लिखी है मित्रों? तो गुलाम मोहम्मद शेख ने लिखी है। कला पत्रिका वृश्चिक का संपादन किसने किया? तो GM शेख के द्वारा ही किया जाता है, यानी गुलाम मोहम्मद शेख ने ही किया है वृश्चिक पत्रिका 1960 अरे 1969 से 1973। और आगे चलते हैं, गुलाम मोहम्मद शेख पेंटर, प्रिंट मेकर के साथ साथ लेखक, कवि और कला समीक्षक भी हैं। गुलाम मोहम्मद शेख की शैली पर भारतीय लघु चित्रकला का जो है प्रभाव देखने को मिलता है और गुलाम मोहम्मद शेख के चित्रों में स्वप्न, फंतासी और यथार्थ का मिश्रण दिखाई देता है। प्रख्यात चित्र बोलती क्षण के स्पीकिंग स्ट्रीट्स और शहर बिकाऊ है, यह चित्र 1981 में आरंभ होकर के 1984 ईस्वी में पूर्ण हो जाता है। किसका है? तो गुलाम मोहम्मद शेख का बढ़िया दृश्य बताया जाता है। गुलाम मोहम्मद का प्रसिद्ध चित्र जो है शहर बिकाऊ है मित्रों, विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय लंदन में सुरक्षित रखा है, शहर बिकाऊ है। इसके साथ केंद्र में किस फिल्म को दर्शाते हुए दर्शाया गया इसमें? तो मित्रों शहर बिकाऊ है, इसमें जो है सिलसिला फिल्म को फाइनली मध्य बिंदु के रूप में दर्शाने का प्रयास किया गया। शेख ने अपने किस चित्र को गुजरात के दंगों से प्रेरित होकर के बनाया था? तो शहर बिकाऊ है, गुजरात के दंगों से प्रेरित होकर के दर्शाया था। मेघदूत की अगर बात आती है 1988 कैनवास पे तैलीय रंग में दृश्य है, GM शेख के द्वारा बनाया गया मेघदूत दृश्य, याद रखिएगा। प्रसिद्ध चित्र निहारिका का चित्रकार कौन है मित्रों? तो GM शेख यानी गुलाम मोहम्मद शेख ही निहारिका के रचनाकार बनते हैं। गुलाम मोहम्मद शेख का चित्र द ट्री ऑफ लाइफ कैनवास पर तैलीय रंग का है, कहाँ सुरक्षित है मित्रों? तो बडेरा आर्ट गैलरी नई दिल्ली में यह आपका देखने को मिल जाता है।
तो ये नाम भी आपका जीएम शेख का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हर हाल में याद रखना होगा। अब अगर आगे चला जाए तो आगे हम चलते हैं और टखमड़ 28 या फिर उदयपुर 1959 की बात हो तो 28 कलाकारों के समूह को 28 फरवरी को हिंदी वर्णमाला के किसी एक अक्षर का उच्चारण किया गया। टखमाड़ा 28 में लॉटरी पद्धति से एक एक करके 4 अक्षर उठाए गए और इस प्रकार टखमाड़ा अक्षर निकला। 8 कलाकारों के समूह को 28 तारीख को टखमड़ 28 नाम दे दिया गया। तो मित्रों 28 तारीख थी इसलिए इसका नाम टखमड़ 28 हो जाता है। लॉटरी पद्धति से फाइनली इसका नाम होता है टखमड़, याद रखिएगा। टखमड़ 28 उदयपुर के अतिरिक्त जयपुर, नई दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई आदि स्थानों पर समूह तथा सदस्यों की एकल प्रदर्शनी आयोजित हो चुकी है या कर चुका है। चित्रकला, मूर्तिकला, छापाकला शिविर टखमड़ के चित्रों में या टखमड़ के तत्वावधान में ही हो चुके हैं। लक्ष्मीलाल वर्मा, सुरेश शर्मा, विद्याधर उपाध्याय, रघुनाथ शर्मा, शबीब हसन काजी, ललित शर्मा आदि संस्थापक सदस्य जो है टखमड़ के होते हैं। तो ये नाम भी आपको याद रखना होगा। और आगे चला जाएगा तो एक ग्रुप और आता है प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, जो पैग है, ये जयपुर वाला 1970 में एस्टेब्लिश आता है। इस ग्रुप का प्रमुख उद्देश्य ऐसे कलात्मक वातावरण का निर्माण करना था जिसका सांस्कृतिक ऐतिहासिक महत्व था। इस ग्रुप के संस्थापक सदस्यों में मोहन शर्मा, डॉक्टर कन्हैया लाल वर्मा और आर.बी. गौतम प्रमुख बताए जाते हैं। इस ग्रुप द्वारा 1971 में भारत पाक युद्ध के समय पोस्टर और व्यंग्य चित्र जो है निःशुल्क बनाए गए थे। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप जयपुर के सदस्यों द्वारा सामूहिक प्रदर्शनी माउंट आबू, बीकानेर, चूरू, अजमेर, नई दिल्ली, मद्रास, मुंबई, जयपुर आदि स्थानों पर भी कर चुके हैं। 1982 में भूरी सिंह शेखावत के चित्रों की प्रदर्शनी का आयोजन प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप जयपुर में ही किया गया था। तो ये बात भी आपको याद रखना है। आगे चला जाए, कलावृत्त जयपुर की बात आती है मित्रों। कलावृत्त की अगर बात आती है तो 1970 के आसपास का है। कालांतर में कलावृत्त नामक कला पत्रिका का प्रकाशन 1975 ईस्वी में प्रारंभ किया गया। कलावृत्त के संस्थापक सदस्यों में डॉक्टर M.K. शर्मा, सुमहेंद्र वीरेंद्र कुमार शर्मा, सत्यनारायण शर्मा, रमेश ग्रामीण और कमल प्रसाद मिश्र के साथ साथ पुरुषोत्तम शर्मा, वीरेंद्र पाटनी, रमेश अरोड़ा आदि रहे हैं। इस ग्रुप द्वारा जयपुर, चंडीगढ़, दिल्ली आदि स्थानों पर समूह का एकल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसके अतिरिक्त अखिल भारतीय कला प्रदर्शनी भी आयोजित की गई। यह ग्रुप मूर्तिकला के विकास में अधिक रुचि ले रहा है। प्रतिवर्ष अखिल भारतीय मूर्तिकला शिविर के आयोजन में भी इसका खास योगदान होता है। इस ग्रुप द्वारा रविन्द्रनाथ ठाकुर की प्रतिमा रविंद्र मंच के सामने तथा न्याय देवी की प्रतिमा सत्र न्यायालय परिसर में भी स्थापित की जा चुकी है। तो ये तो बात आपके कलावृत्त जयपुर की हो गई। आगे बढ़े, आज उदयपुर की बात कर लेते हैं। 1979 इस ग्रुप की स्थापना का मूल उद्देश्य समकालीन भारतीय कला के क्षेत्र में कार्यरत स्थानीय कलाकारों को कला जगत में स्थापित करना है। आज उदयपुर में शैल चोयल, सुरजीत चोयल, भानु भारतीय, वसंत कश्यप, किरण मुंडिया, प्रभा शाह, त्रिलोक श्रीमाली और अब्बास बटलीवाला आदि प्रमुख सक्रिय सदस्य होते हैं। इस ग्रुप की कला गतिविधियों के संचालन हेतु जयपुर नहीं उदयपुर शहर के मध्य एक हवेली जो है क्रय किया गया यानी खरीदा गया, जहां थिएटर, चित्रशाला और ग्राफिक स्टूडियो को एस्टेब्लिश किया गया, स्थापित किया गया। राष्ट्रीय स्तर पर अनेक कार्यशालाएं, सेमिनार, सिंपोजियम आयोजित किए गए। इसमें मोलेला कला शिविर, श्रमिक शिविर और म्यूरल शिविर जो है ज़्यादा उल्लेखनीय बताए जाते हैं। तो ये आपका आज उदयपुर वाला हो गया। अब आगे चलते हैं, आकार अजमेर की बात करते हैं। आकार अजमेर 1991। तो इस ग्रुप के संस्थापक सदस्यों में अनुपम भटनागर, सुभाष कुलहेरी, एल.एस. राठौर, प्रहलाद शर्मा, अमित राजवंशी और अनिल मोहन पुरिया हैं। आकार कलाकार समूह प्रतिवर्ष जयपुर और देश के विभिन्न प्रांतों में कला प्रदर्शनी आयोजित करता है। इसमें कुछ उल्लेखनीय कलाकार समूह उत्तर प्रदेश कलाकार संघ, संस्थापक सदस्य प्रणय रंजन राय, ब्रजमोहन जिज्जा, सुकुमार बोस, जय नारायण, रणवीर सक्सेना, आंध्र ग्रुप के प्रमोद चटर्जी और उनके शिष्य आनंद मोहन शास्त्री भी होते हैं। मद्रास ग्रुप के देवी प्रसाद राय चौधरी और केरल ग्रुप में
आदि महत्वपूर्ण आते हैं और इसको जो है आगे बढ़ाने का काम करते हैं आकार को। और आगे चला जाए तो मद्रास चोलमंडलम कला परिषद की बात आती है। 1966 में मद्रास के कलाकार प्रभाववाद के पश्चात अभिव्यंजनावाद से प्रभावित होते हैं। 1944 में स्थापित प्रोग्रेसिव पेंटर्स एसोसिएशन तथा 1946 में स्थापित साउथ इंडियन सोसाइटी ऑफ पेंटर्स ने भी कलाकारों को जो है समुदाय में बांट दिया है या बांधे रखा है। और आगे चला जाए मित्रों तो आगे कहा जाता है पनिक्कर ने हस्तशिल्प संघ की स्थापना की है। चोलमंडलम आर्टिस्ट ब्लज की स्थापना किस कलाकार ने की? तो केशियस पनिक्कर के द्वारा किया गया। चोलमंडलम आर्टिस्ट ब्लज की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो 1966 में चेन्नई में हुई और 9 किलोमीटर दूर इंज मबाक्कम गांव में फाइनली हुआ। चोलमंडलम आर्टिस्ट ब्लज कुल कितने एकड़ में फैला हुआ है मित्रों? तो 10 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। बाटिक कपड़े का उत्पादन भारत में सर्वाधिक हुआ है, तो बाटिक कपड़े का ज़्यादा उत्पादन चोलमंडलम आर्टिस्ट द्वारा ही हुआ है। और अन्य ग्रुप की बात कर लेते हैं तो अन्य ग्रुप में नाम आता है चार्ल्स फावरी 9 गुजराती स्कूल। 1958 से 60 के मध्य ग्रुप 7 और ग्रुप 9 का निर्माण हुआ। 1961 में अननोन ग्रुप का भी जो है स्थापना हो जाता है। 1967 में ग्राफिक कलाकारों ने ग्रुप 8 की भी स्थापना की। 1963 में यह ग्रुप 1890 सर्वाधिक चर्चित ग्रुप रहा और फिर याल नामक ग्रुप के सामने आने की बात कही जा रही है।